बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस को के लिए केस स्टडी को डिस्कस किया था कि एक एच बॉटल कंपनी है जो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके। तो हमारे पास उसका 12 मंथ्स का डाटा था। तो उस 12 मंथ्स के डाटा को हमने यूज़ करते हुए हमें कहा गया था कि हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करना है जो हमें प्रिडिक्ट कर सके कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल कितना होगा। इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने पहले फंक्शन फॉर्म डिफाइन किया। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन डिफाइन की। उसके ऊपर इस रिग्रेशन इक्वेशन की बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस को डेवलप किया। फिर इन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिफाइन किए कि जी टेस्ट यूज करना है या टी टेस्ट यूज करना है। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया कि उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर कि हमारी 1% या 5% या 10% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो उस सूरत में टी स्टैट्स की वैल्यू या जी स्टैट्स की वैल्यू कितनी होंगी। ओके। और और वो हमें उसके बेसिस के ऊपर हमने डिसीजन रूल करना है। हमारा डिसीजन रूल डिपेंड करता है। तो अब डिसीजन रूल में सेट किया और तो कि हमारा रिजेक्शन रीजन किन पॉइंट्स के ऊपर होगा, एक्सेप्टेंस रीजन किन पॉइंट्स के ऊपर होगा, और किस तरीके से हमारा एच नॉट रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगा। स्टेप नंबर 5 के अंदर डाटा कलेक्शन की बात की कि हमने डाटा कलेक्ट करना है, और ये भी डिस्कस किया कि डाटा कलेक्ट जो किया जाता है वो 4 स्टेप्स को डिफाइन करके किया जाता है। और फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने एनालाइज किया। हमने मैनुअली भी इसको एनालाइज किया और कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेल के टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ई व्यूज सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। और इस तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसा कि स्टेटा है, पाइथन है, आर है। तो उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब कमिंग टुवर्ड द लास्ट स्टेप विच इज द 7th स्टेप, विच इज सेइंग कि आपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचना है और उसकी बिजनेस इंप्लीकेशंस को किस तरीके से आप लोगों ने डिस्कस कर। इस वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन स्टेप नंबर 7 पे है। स्टेप नंबर 7 ये है कि जैसे हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में डिफाइन किया था कि सेल इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि ये एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारी सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इस फंक्शन फॉर्म की बेस के ऊपर हम लोगों ने डेवलप किया पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन, वेयर सेल टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एडवर्टीजमेंट टी प्लस यू टी, वेयर सेल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और टी से मुराद कि डाटा हमारा टाइम सीरीज डाटा है कि 12 मंथ्स की हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। बीटा नॉट हमारा पॉपुलेशन का इंटरसेप्ट है। बीटा वन हमारा पॉपुलेशन का स्लोप है। एडवर्टीजमेंट टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और टी से मुराद ये है कि ये हमारा डाटा जो है वो टाइम सीरीज डाटा, प्लस यू टी मीन्स के एडर टर्म। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो हमारी पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन है। इसके साथ साथ हमें ये भी इल्म है कि बीटा नॉट और बीटा वन यानी कि जो पॉपुलेशन का इंटरसेप्ट होता है और पॉपुलेशन के स्लोप्स होते हैं ये अननोन होते हैं। अब हम लोगों ने इस पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करने के लिए हमने एक सैंपल का सहारा लिया। तो यकीनन वो सैंपल के सहारा लेने से हमें सैंपल की रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पर अब लिखी हुई है। अब देखेंगे कि इस पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन और सैंपल की रिग्रेशन इक्वेशन में फ़र्क क्या है। कि इसके अंदर सेल टी हैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप रिग्रेशन की डेफिनेशन को पढ़ें तो ये कहा जाता है कि सेल्स की वैल्यू को हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना। जिसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना हो या एस्टिमेट करना हो तो उस कॉफिशेंट हो या चाहे वो वेरिएबल हो तो उसको हम हैट के साथ उसके टॉप के ऊपर उसको हैट लगाते हैं। अब यहाँ पर सेल टी हैट है। इट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा। ठीक है, हमने इधर प्रिडिक्ट करना। ये कैसे प्रिडिक्ट होगा? तो यकीनन
हमें अगर बीटा नॉट की वैल्यू और बीटा वन की वैल्यूज मालूम करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द स्टेप नंबर 6, तो तब जाकर हमारी सेल टी हैट की वैल्यू मालूम हो सकती है। तो इसीलिए ये हमारे सैंपल का इंटरसेप्ट है और ये सैंपल का स्लोप है। इसीलिए हम इसको बीटा नॉट हैट और इसको बीटा वन हैट बोलते हैं। जो हम लोगों ने वीडियोस के अंदर इसको किस तरीके से एस्टिमेट करना है यूजिंग सॉफ्टवेयर और या यूजिंग एक्सेल, तो हम लोगों ने इसको एस्टिमेट किया, या यूजिंग द फार्मूला अगर आप मैनुअली करना चाहें तो वो उसको हम लोगों ने इसके ऊपर बात की। अब अब जब हमें ये वैल्यू एस्टिमेट हो जाती हैं, तो अब हम इसके बाद एक नई इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी फिटेड इक्वेशन बोलते हैं। अब ये फिटेड इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, हाउ इट कैन बी राइट, कि अगर आप इन वैल्यूज को देखेंगे तो ये वो वैल्यूज हैं जो एक्सेल के अंदर, ये अगर हम एक्सेल के टूल बॉक्स में जाएं या कोफिशिएंट्स की बात करें, या मैं आप लोगों को ये सिंपल रिग्रेशन के अंदर हम अगर बात करें, तो हमें तो ये वैल्यूज हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर एस्टिमेट्स की थी। याद होगा आप लोगों को, आप अगर नहीं तो आप लास्ट वीडियो से हेल्प ले सकते। या हमने एक्सेल की टूल बॉक्स से लिया तो ये वाली वैल्यूज थी। ओके, या हम लोगों ने ईव्यू सॉफ्टवेयर को यूज किया तो उस सूरत में हमारे पास ये वैल्यूज है, यानी कि इंटरसेप्ट 318.5994 और एडवर्टीजमेंट का जो है उसका जो कॉफिशेंट है वो 8.734384 है। ओके, अब हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यकीनन अब आपके सामने ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है और ये स्लोप की वैल्यू है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं फिटेड इक्वेशन। इसको बोलते हैं, अगर ये हमारी फंक्शन फॉर्म है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन है, ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, ये तो हम इसको बोल सकते हैं ये सिंपल की फिटेड इक्वेशन है। अब इस अपना फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहाँ पर हम लोगों ने जो इंटरसेप्ट स्लोप को तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, लेकिन अब हमारे केस में स्टेप वन के अंदर जो हमने नल हाइपोथेसिस डिफाइन किए थे, अब उन नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की बात की थी हमने लास्ट वीडियोस के अंदर। किस तरीके से एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो चाहे हमने उसमें टी टेस्ट की बेसिस के ऊपर एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया था, या हमने पी वैल्यू अप्रोच के ऊपर भी एक वीडियो देखी तो उसके ऊपर किस तरीके से एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर किया जाता है। तो उस सूरत में हमारे इंटरसेप्ट और जो स्लोप था वो बेसिकली इनके हाइपोथेसिस में एच नल हाइपोथेसिस जिसको एच नॉट बोलते हैं वो रिजेक्ट हो गया था। अब जब रिजेक्ट हो गया तो इट मींस अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। जब अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया तो हमारे जो कॉफिशिएंट्स हैं ये सिग्निफिकेंट कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो उस सूरत में हम यहाँ पर एस्टेरिस्क की यहाँ पर मेंशन करते हैं। इससे जब हम ये साइन यहाँ पर मेंशन करते हैं तो उस सूरत में हमें ये इक्वेशन को देखने के बाद इल्म हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स हैं जो हमने एस्टिमेट्स किए हैं, ओके, ये वाले जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर एस्टिमेट्स किए हैं, तो ये कॉफिशिएंट्स जो हैं ये बेसिकली सिग्निफिकेंट कॉफिशिएंट्स हैं। ये कॉफिशिएंट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट कॉफिशिएंट्स हैं। सिग्निफिकेंट कॉफिशिएंट इसलिए हैं कि इन तमाम के जो एच नॉट्स हैं वो बेसिकली रिजेक्ट हो रहे हैं और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहे हैं। इस सूरत में अगर हम ये कहें कि एडवर्टीजमेंट की वैल्यू अगर जीरो हो तो उसका जो इंटरसेप्ट है वो हमें क्या बताता है कि अगर एडवर्टीजमेंट की वैल्यू जीरो हो तो हमारी जो सेल्स की वैल्यू है वो 318.5994 होगी। ओके, दिस इज द केस। एंड इफ अगर यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है और साथ के साथ ये अगर स्लोप की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इट मीन एडवर्टीजमेंट और सेल्स का एक तो रिलेशनशिप है, और अगर वो रिलेशनशिप है तो इट मीन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसके साथ यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं। और अगर एडवर्टीजमेंट में 1 रुपए का चेंज आएगा तो सेल्स के अंदर कितने रुपए का चेंज आएगा, वो 8.73 रुपीज का चेंज आएगा। Okay, so this is how we can
express these regression equations के जो fitted equations के results हैं और इनकी implications की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि calculated value of the intercept is 3.2274, which and the computed value of t-test is this one, which is greater than the tabular value of 2.228. So hence the null hypothesis is rejected and alternative hypothesis accepted. This means if the value of advertisement is zero, the sales will be 318.5994 units or rupees 318.5994. In the same way, the calculated value of the t-stats of the intercept is 8.10589. Okay, the computed value of t-stat is this, which is greater than the tabular value of 2.228. Hence, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis accepted. So it can be concluded that there is a significant relationship between the two variables, which are the sales and advertisement. And this means if one unit change, that is in rupee, और in an advertisement, यानी कि 1 रुपए का अगर चेंज आएगा एडवर्टीजमेंट में, the sales will be increased by this number of units or this amount number of amount or rupees in the form of rupees.